हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। सो ये पार्ट सेकंड है अस्थमा डिजीज कंडीशन का। यहाँ पर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स देखने वाले हैं जो अस्थमा के पेशेंट में होते हैं, जो दमा के पेशेंट में होते हैं। पार्ट फर्स्ट ऑफ अस्थमा में हमने पढ़ा था इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो यहाँ पर पेशेंट में क्या क्या से लक्षण देखने को मिलते हैं दमा के पेशेंट में, ठीक है, क्या क्या वो साइन एंड सिम्टम्स है। तो हमें पता है कि जो अस्थमा डिजीज कंडीशन है उसमें क्या होता है, जो स्मॉल ईयर पैसेजेस होती है, जो हमारे ब्रोंकाइन ब्रोंक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे जो ट्यूब्स होती है, इनमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इनमें इन्फ्लामेशन होता है, इनमें ब्रोंकोस्पाज्म होता है, इनमें ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल ट्यूब है, जो हमारी ईयर पैसेज है, इनका रास्ता बिल्कुल सिकुड़ जाता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट ढंग से सांस को अंदर नहीं ले पाता और बाहर एक्सहेल नहीं कर पाता। मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन अंदर लेने में और CO2 को बाहर निकालने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो ब्रोंकाइन ब्रोंक्यूल्स है बिल्कुल नैरो हो चुकी है, इनका जो रास्ता वो सिकुड़ चुका है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में। ये था अस्थमा, ठीक है। अब पेशेंट में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पर क्या है, विजिंग। देखो, जब भी पेशेंट सांस को बाहर छोड़ेगा, ठीक है, जब भी पेशेंट बाहर CO2 को छोड़ेगा, सांस को बाहर एक्सहेल करेगा, उस टाइम उसके लंग्स से ना एक विस्लिंग साउंड सुनाई देगी, सीटी जैसी आवाज आएगी, ठीक है। तो पेशेंट को अपने लंग्स से जब वो सांस को बाहर निकालेगा उस टाइम उसको सीटी जैसी आवाज आएगी। अगर ये सीटी जैसी आवाज पेशेंट को नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि जो अस्थमा है वो बिल्कुल ही खतरनाक कंडीशन में जा चुका है, ठीक है। अगर विस्लिंग साउंड नहीं आएगी, ये विस्लिंग साउंड क्यों आती है, क्योंकि देखो इतना इन्फ्लामेशन हो चुका है, म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, ये सिकुड़ चुकी नलियां, तो ये क्या हो रहा है, CO2 जब बाहर निकल रही है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, नैरो पास मतलब जो सिकुड़ा रास्ता है, इससे CO2 को बाहर निकलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मतलब सीटी जैसी आवाज आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है कफिंग। यहाँ पर पेशेंट को खांसी भी होती है। अब ये खांसी लगातार भी हो सकती है या फिर रुक रुक कर भी हो सकती है। खासकर पेशेंट को खांसी कब होती है, जब पेशेंट कोई फिजिकल वर्कआउट करता है या कोई एक्टिविटी करता है, ठीक है, या फिर रात के टाइम पेशेंट को खांसी होती है, और ज्यादातर कब होती है, सुबह के टाइम पे। मतलब रात को और सुबह के टाइम पे पेशेंट को अधिक खांसी देखी गई है। और ये जो खांसी है ये ड्राई भी हो सकती है और इसमें म्यूकस भी आ सकता है, ठीक है। या तो पेशेंट को लगातार खांसी होगी या फिर रुक रुक कर खांसी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यहाँ पर पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है भाई सांस लेने में, ठीक है, मतलब वो अंदर अच्छे से इनहेल भी नहीं कर पा रहा है, एक्सहेल भी नहीं कर पा रहा है। ज्यादातर अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट ढंग से एक्सहेल नहीं कर पाता, जब भी वो एक्सहेल करेगा तो सीटी की आवाज आएगी, ठीक है ना। तो पेशेंट को यहाँ पर पेशेंट गैस्प कर रहा है, मतलब उसको बिल्कुल ही सांस मतलब नहीं आ रही है, तो वो उसको मतलब काफी डिफिकल्टी हो रही है, उसको संघर्ष करना पड़ रहा है सांस को लेने में और छोड़ने में भी। नेक्स्ट यहाँ पर चेस्ट टाइटनेस। ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे उसका जो चेस्ट है उसमें भारीपन है, ठीक है, वो टाइट हो चुकी है, उसमें टाइटनेस है, उसमें हैवीनेस है, किसी ने बहुत सारा वेट उसके चेस्ट में रख दिया हो, ठीक है ना। क्यों होता है पेशेंट को हैवीनेस और टाइटनेस क्यों हो रही चेस्ट में, क्योंकि जो स्मॉल ईयर पैसेजेस है, ये ट्यूब्स वगैरह है, ये एक्चुअली इनमें ब्रोंकोस्पाज्म हो चुका है, ये सिकुड़ चुकी है, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि पेशेंट इतना खांस रहा है लगातार, ठीक है, उतना कफिंग कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी सारी मसल्स जो होती है चेस्ट की थक जाती है, ठीक है, खांस खांस के थक जाती है, जिसकी वजह से उसको वहां पर हैवीनेस और थकावट सी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो साइनोसिस, लिप्स, फेस एंड फिंगर नेल। साइनोसिस मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन, नीला पड़ जाना। अब देखो जब अच्छे से ऑक्सीजन अंदर आ ही नहीं पाएगा, इसका मतलब हमारे एल्वेलाई में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा और वहां से हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे सेल एंड टिश्यू में भी ऑक्सीजन कम जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर आप नीलापन देख सकते हो। ये नीलापन कहाँ कहाँ पर होगा, उसके फेस में आप देख सकते हो, उसके नेल्स में देख सकते हो और उसके लिप्स में देख सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर टैकीपीनिया, 30 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। टैकीपीनिया मतलब क्या होता है, यहाँ पर पेशेंट को एक तो सांस नहीं आ रही, डिफिकल्टी हो रही ब्रीथिंग में, तो अस्थमा का पेशेंट बहुत जल्दी सांस को लेने की कोशिश करेगा, मतलब उसके सांस में ब्रेथ मतलब डेप्थ नहीं रहेगी, वो फटाफट सांस लेगा, फटाफट उसको एक्सहेल कर देगा, अचानक से लेगा फिर अचानक से एक्सहेल कर देगा। इतनी फास्ट उसकी ब्रीथिंग रेट होती है, नॉर्मल से भी ज्यादा। नॉर्मल कितनी होती है, 18 से 20 पर मिनट। यहाँ पेशेंट बहुत फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है, 30 ब्रेथ ले रहा है 1 मिनट में, 30 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। तो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है सांस के लेने के लिए, वो बहुत जल्दी सांस लेता है, बहुत जल्दी छोड़ भी देता है।
नेक्स्ट यहाँ पर डिफिकल्टी टॉकिंग, ठीक है, पेशेंट ढंग से बात नहीं कर पाएगा। भाई बात कैसे करेगा, उसे खांसी हो रही है, उसे सांस की दिक्कत हो रही है, तो किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाएगा, उसको डिफिकल्टी होती है बोलने में भी। नेक्स्ट यहाँ पर है सीवियर स्वेटिंग, ठीक है, स्वेटिंग, पेशेंट को पसीना क्यों आ रहा है, क्यों पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि पेशेंट को सांस में तो संघर्ष करना पड़ रहा है लेने में, ठीक है, ऊपर से उसको लगातार खांसी हो रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत थकावट में जाएगी और मतलब उसको खांसी इतनी होगी कि बॉडी में स्वेटिंग आनी शुरू हो जाएगी। स्वेटिंग को हम मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डायएफ्रोसिस, क्या बोलते हैं, डायएफ्रोसिस। पेशेंट को यहाँ पर डायफ्रोसिस की कंडीशन रहेगी, उसको स्वेटिंग आएगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जब शुरुआत में किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है ना, कोई ट्रिगरिंग फैक्टर अस्थमा में आता है पेशेंट में, तो शुरुआती अस्थमा में पेशेंट को कौन कौन से लक्षण और साइन एंड सिम्टम देने को मिलते हैं, उसको स्नीजिंग, मतलब उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, उसको स्नीजिंग होगी, उसको रनी नोज होगा, उसको खांसी आएगी, नेजल कंजेशन होगा, शॉर्ट थ्रोट होगा, जो सिम्टम्स हम देखते हैं कफ एंड कोल्ड में, ठीक है, जिस टाइम पे फ्लू सिम्टम्स जो होते हैं। अगर पेशेंट पहली बार अस्थमा मतलब एलर्जी के संपर्क में आ रहा है, धूल मिट्टी पोलन डस्ट जिस चीज़ से भी उसको एलर्जी है, तो पेशेंट में ये जो सिम्टम्स है फ्लू लाइक वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ फैटीग, पेशेंट बहुत थका थका महसूस करता है, आपको सोचो इतना खांस रहा है लगातार, उसकी मसल से यहाँ पर एग्जॉस्ट हो रही है, ठीक है, हमारी जो ब्लड है उसमें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट के सेल और टिश्यू में भी ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा और वहाँ पर सेल और टिश्यू मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगी, बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि सेल के अंदर एटीपी फॉर्म की एनर्जी बनती है ना, तो अगर बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी तो पेशेंट को थकावट लगेगी, उसको बहुत कमजोरी, उसको वीकनेस भी महसूस होगा। नेक्स्ट यहाँ एक्सट्रीम एंग्जाइटी पैनिक, पेशेंट इतना एंग्जाइटी क्यों फील कर रहा है, क्योंकि उसको डिजीज का डर है यहाँ पर, ठीक है, वो ढंग से सांस को नहीं ले पा रहा है, सांस को नहीं छोड़ पा रहा है, ठीक है ना, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है सांस को लेने के लिए, तो उसको एंग्जाइटी अटैक आ सकते हैं, उसको यहाँ पर अस्थमा के अटैक आ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ मेंटल कंफ्यूजन, बहुत पेशेंट डिसओरिएंटेड रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा ब्रेन भी ढंग से काम नहीं करेगा, तो पेशेंट बहुत ही मेंटल कंफ्यूजन में रहेगा, वो डिसओरिएंटेड रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, ठीक है, अब पेशेंट को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि उसको अपनी गर्दन की, नेक की, ठीक है, उसको अपनी शोल्डर की, बाजू की और उसको अपनी एब्डोमेन के मसल्स को यूज करना पड़ रहा है सांस को लेने में। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटस अस्थमैटिकस, इसका मतलब क्या है कि अस्थमा के अटैक आना बिना रुके हुए, पेशेंट को लगातार ही अस्थमा के अटैक आ रहे हैं, बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, ठीक है, बिना रुके ही उसको अस्थमा के अटैक आ रहे हैं, गैप नहीं आ रहा है। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है, सबसे डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। अगर उसको सही टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, मेडिकल थेरेपी नहीं मिली, तो यहाँ पर पेशेंट के जो लंग्स है उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ अस्थमा और दमा, ठीक है, यहाँ पर पेशेंट को अस्थमा डिजीज कंडीशन में हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं। पहला है यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री और क्लिनिकल हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट की पास्ट की पुरानी हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे। यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है, जैसे कि आपको आपकी फैमिली में किसी को कभी अस्थमा रहा है या कोई अदर रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन रही है, आप किस जगह जाके काम करते हो, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या फिर नहीं है, ठीक है। इसमें हम पेशेंट का ना क्लिनिकल हिस्ट्री भी कलेक्ट करेंगे, मतलब उसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा पूरा कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपने अंदर देखने को मिलते हैं, वो सारा यहाँ पर हम कलेक्ट करेंगे मेडिकल हिस्ट्री में। नेक्स्ट है यहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर हम पेशेंट का वैसे तो पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, उसका पूरा आईज, ईयर, नोज, स्किन कलर कैसा है, सब कुछ जांचेंगे। इसके अलावा मेन हमको यहाँ पर देखना है पेशेंट का लंग्स से, ठीक है, पेशेंट के लंग्स से कोई विजिंग सीटी जैसी आवाज तो नहीं आ रही है, पेशेंट जब बैठ रहा है या उठ रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, उस दौरान पेशेंट को कोई डिफिकल्टी हो रही ब्रीथिंग के टाइम पे या फिर नहीं हो रही, पेशेंट का स्किन का कलर कैसा है, कोई साइनोसिस कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। मेन हमको लंग्स के यहाँ साउंड सुननी है कि कोई विजिंग साउंड तो लंग्स से नहीं आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे क्यों करा रहे हैं, देखो ऐसा होता है कि सीओपीडी, निमोनिया और जो अदर रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशंस होती है ना, उनके साइन एंड सिम्टम लगभग एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो ये जांचने के लिए कि पेशेंट को अस्थमा के साथ कोई सीओपीडी डिजीज कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, कई बार पेशेंट को सीओपीडी भी होता है, साथ में अस्थमा भी होता है, तो उसको देखने के लिए कि कोई कंसोलिडेशन तो नहीं बन रहा लंग्स में, उसकी जांच के लिए हम यहाँ पर चेस्ट एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मतलब जो लंग्स है उसका फंक्शन कैसे कर रहा है, लंग्स, पेशेंट का लंग्स हेल्दी वे में काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसके दो टेस्ट होते हैं, पहला स्पायरोमीटर, इसमें एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस में पेशेंट को फूंक मारने के लिए बोलेंगे, पहले बोलेंगे पेशेंट को डीप ब्रीथ करने के लिए, मतलब पूरी एयर अंदर लेने के लिए, फिर जोर से पेशेंट उस डिवाइस में फूंक मारता है। उस फूंक के थ्रू हम देखते हैं कि पेशेंट ने कितना एयर एक्सेल किया है, ठीक है, वो कितनी जल्दी फूंक मार पा रहा है,
और उसकी जो एयर है वो कितना जा रहा है, उसका रेट क्या है, वो सारा उसमें जांचेंगे। नेक्स्ट है लंग वॉल्यूम टेस्ट। यहाँ पर हम लंग्स की पूरी हेल्दी कंडीशन जांच रहे हैं कि पेशेंट कहीं रेस्पिरेशन बहुत फास्ट तो नहीं कर रहा है, कितना उसने एयर इनहेल की है, कितना उसने एयर एक्सहेल की है, और थोड़ा बहुत एक्सहेलेशन के बाद भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ एयर बचती है, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं उसको। तो इसमें हम पेशेंट का इनटेक कितना लिया उसने एयर, कितनी उसने एक्सहेल करी है, कितना रेसिडुअल वॉल्यूम एयर उसके लंग्स में बच रहा है, वो सारा जांच करेंगे। और पेशेंट कहीं फास्ट तो ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, कितनी गहराई से सांस ले रहा है, ठीक है, वो सब इसमें जांचेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम पेशेंट के फिंगर में या उसके कान के ऊपर ईयर लोब पे लगा देंगे, ठीक है। ये पल्स ऑक्सीमीटर हमको दिखाता है कि सैचुरेशन कितना है ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर, ठीक है। क्योंकि अस्थमा है पेशेंट को भाई, तो उसके ब्लड में वैसी हाइपोक्सीमिया की कंडीशन रहेगी, सैचुरेशन कम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर से आप जो बाकी अन्य वाइटल साइंस होते हैं जैसे कि टेम्परेचर है, पल्स है, बीपी है, उसकी भी हम जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। ज़्यादातर अस्थमा वाले पेशेंट को ना सांस को निकालने में दिक्कत आती है। जब भी वो सांस को बाहर निकालते हैं तो वहां से सीटी जैसी आवाज़ आती है, विजिंग साउंड आती है। तो हम पेशेंट का एक्सपायरेटरी वॉल्यूम यहाँ चेक कर रहे हैं, मतलब उसने कितना, 1 सेकंड में पेशेंट कितना बाहर एयर निकाल पा रहा है, ठीक है। कई बार पेशेंट क्या करता है, फटाफट से एयर को बाहर निकालता है और बहुत ही कम एयर अंदर लेता है, मतलब वो एयर भी कम निकाल रहा है और जल्दी भी कर रहा है। तो उसका पीक एक्सपायरेटरी फ्लो वॉल्यूम कितना है, ठीक है, मतलब उसने कितना एयर बाहर निकाला है 1 सेकंड के अंदर और कितनी जल्दी ऐसा प्रोसेस वो कर रहा है। नेक्स्ट है मेथाकोलिन चैलेंज एक्सरसाइज। देखो जो मेथाकोलिन ड्रग है ना, इसको हम पेशेंट को ऐसे देते नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, मेथाकोलिन ड्रग में क्या होता है कि जैसे हम पेशेंट को मेथाकोलिन ड्रग पंप के थ्रू इनहेल कराते हैं, तो जैसे ही मेथाकोलिन ड्रग पेशेंट के अंदर जाएगा, अब जो व्यक्ति अस्थमा से ग्रस्त है उसमें क्या होगा, उसके जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूस होंगे वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो नैरो हो जाएंगे और पेशेंट के अंदर अस्थमा के सिम्टम शो होने लग जाएंगे, मतलब पेशेंट को अस्थमा के अटैक आने शुरू हो जाएंगे। अब कोई हेल्दी व्यक्ति है, ठीक है, उसको अस्थमा नहीं है, बस हमको जांचना है कि उसको अस्थमा है या फिर नहीं है। हमने उसको अस्थमा जैसी मेडिसिन दी तो उसमें क्या हुआ, उसमें ब्रोंकोस्पाज्म ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुआ है क्योंकि उसके अंदर अस्थमा था ही नहीं। अब सोचो आपके पास कोई पेशेंट है और उसको अस्थमा, पहले से उसको अस्थमा है, ऊपर से आप उसको मेथाकोलिन ड्रग अगर दे दोगे तो क्या होगा, वो पेशेंट स्टेटस अस्थमेटिकस में चला जाएगा, मतलब उसको लगातार फिर अस्थमा के अटैक आएंगे। उसके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूस पहले कॉन्स्ट्रिक्ट फॉर्म में, आपने उसको मेथाकोलिन ड्रग और दे दिए तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और पेशेंट को लगातार अस्थमा अटैक आएंगे, जिससे हम बोलते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये ड्रग के बारे में सिर्फ हम बुक्स में पढ़ते हैं, वैसे इसको हम डेली लाइफ में, मतलब डेली हॉस्पिटल में यूज़ नहीं करते। एक्सरसाइज वगैरह यूज़ करा सकते पेशेंट को, आप पेशेंट को बोल सकते हो कि आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, कुछ भी करो, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह। तो उससे क्या होगा, जैसे पेशेंट एक्सरसाइज करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, उसके बाद क्या होगा, पेशेंट के अंदर अस्थमा के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को अस्थमा है उसके अंदर डिस्निया कंडीशन आनी शुरू हो जाएगी, उसकी विजिंग साउंड आनी शुरू हो जाएगी, तो पता लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ट्यूब्स थी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूस, उनको प्रोवोकेट किया बाहर से। पहले तो वो सही थी पर जैसे उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोला तो उसकी ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल नाइट्रिक ऑक्साइड हम देखते हैं। वैसे भी हर किसी के ब्रेथ में ना हल्का बहुत नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, बट अस्थमा वाले व्यक्तियों में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल अधिक होता है, ठीक है। हर हेल्दी व्यक्ति हो चाहे अस्थमा का वाला व्यक्ति हो, सबके ब्रेथ में नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट अस्थमा वाले व्यक्तियों में नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा निकलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमको क्या दिखाता है कि पेशेंट के एयरवे में, उसके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूस में इन्फ्लामेशन है, ठीक है। अगर पेशेंट के ब्रेथ में ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड आ रहा है, इसका मतलब उसके जो लंग्स है, वहां के जो ट्यूब्स है, उनमें इन्फ्लामेशन हुआ है। नेक्स्ट है एलर्जी। अब पेशेंट को किस चीज से एलर्जी है, ठीक है। अगर पेशेंट को ठंड से एलर्जी, उसको ठंड से बचने के लिए बोलेंगे। अगर पेशेंट को डस्ट से एलर्जी, उसको डस्ट से बचने के लिए बोलेंगे। मतलब जिस चीज से जिस व्यक्ति को एलर्जी है उसको उस चीज के लिए मना करेंगे। इसका पता लगाएंगे भाई किस चीज से एलर्जी है, क्योंकि एलर्जी के कारण तो बहुत सारे, पर एक पर्टिकुलर हमको कारण ढूंढना है कि किस व्यक्ति को किस चीज से एलर्जी है। पहला करेंगे हम ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में यहाँ पर पेशेंट के ब्लड में IgE एंटीबॉडी और एसिनोफिलिक काउंट हमें पता लग जाएगा। अगर एसिनोफिल्स का काउंट बढ़ा हुआ होगा, IgE एंटीबॉडी का काउंट बढ़ा हुआ होगा, मतलब पेशेंट को एलर्जी। दूसरा स्किन टेस्ट। स्किन में हल्का सा प्रिक करेंगे,
वहाँ पर कुछ हम क्या कोई डाई वगैरह डालेंगे जिससे पेशेंट के वहाँ पर फूल जाता है। अगर वो फूला है कितना फूला है, कितने डायमीटर का फूला है, तो उससे पता लग जाएगा पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी, उसको धूल मिट्टी से एलर्जी है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी, ठंड से एलर्जी, एक्सरसाइज से एलर्जी, वो सारा उससे पता लग जाता है। नेक्स्ट है एबीजी एनालिसिस। यहाँ पर हम पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस बता रहे हैं कि पेशेंट के ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, पेशेंट का pH लेवल कितना है, उसके बाइकार्बोनेट्स लेवल कितने हैं। ठीक है, अगर PCO2 का लेवल 35 से लेकर 45 mmHg जो नॉर्मल रेंज है उससे अधिक हुआ, इसका मतलब पेशेंट में क्या हो रहा है, हाइपरकैप्निया हो रहा है, उसके ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए नॉर्मल, 85 से लेकर 100 mmHg। ठीक है, और pH नॉर्मल कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45। अगर इन रेंज में ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ है, मतलब पेशेंट को कोई अस्थमा या फिर कोई अदर लंग की डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट है स्पुटम कल्चर। स्पुटम मतलब उसके बलगम में, उसके थूक में जांच करना कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं आया है, पेशेंट को किसी और चीज से इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ है, वो सब हम स्पुटम या बलगम में जांच करते हैं। नेक्स्ट है CBC ब्लड टेस्ट हम करा रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्यों? क्योंकि देखो अगर पेशेंट को एलर्जी होगी तो जब भी पेशेंट को एलर्जी, बाहर से कोई एंटीबॉडी आती है, एंटीजन आता है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज निकालती है। तो यहाँ पर हम पेशेंट के अंदर ना WBC का लेवल चेक कर रहे हैं, TLC काउंट कितना है, DLC काउंट कितना है, उसके ब्लड में एसिनोफिलिक लेवल कितना है, IgE एंटीबॉडी अगर ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हुई है मतलब बॉडी में कोई एलर्जी है। ठीक है, कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया है उसकी वजह से WBC काउंट बढ़ गया है, IgE लेवल बढ़ गया है। देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। ठीक है, तो जो पेशेंट दमा का है उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। पहले तो हमें मैनेजमेंट में ध्यान रखना है कि हमको कुछ गोल्स को यहाँ पर देखना है। ठीक है, हमको पेशेंट के यहाँ पर साइन सिम्टम्स को कम करना है, जो उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको स्पाज्म हो रहा है उसको रोकना है, और यहाँ पर हमको एयरवेज को डायलेट करने का गोल रखना है। ठीक है, तो हमको इस तरह से मेडिसिन देनी पेशेंट को कि उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सके और उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स को हम कम कर सके। ठीक है, अस्थमा के अंदर। तो यहाँ पर पहले हम अस्थमा के पेशेंट को 3 जोन में कैटेगराइज करते हैं। पहला आता है यहाँ पर ग्रीन जोन। ठीक है, ग्रीन जोन में वो पेशेंट आते हैं जिनमें कोई भी दमा के साइन एंड सिम्टम नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज डेली की कर रहा है और पेशेंट का जो एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है, जब वो सांस को बाहर छोड़ रहा है तो वो 80 से लेकर 100% आ रहा है, मतलब पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। उन पेशेंट को हम ग्रीन जोन में रखते हैं। दूसरे यहाँ पेशेंट आते हैं येलो जोन में। ठीक है, येलो जोन में मतलब उनमें हल्के बहुत साइन एंड सिम्टम नजर आने लग गए अस्थमा के, उनको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग के टाइम पे, हल्की हल्की सीटी की आवाज आती है जब भी वो सांस को बाहर छोड़ते हैं, और जो सांस को बाहर छोड़ रहे हैं उसका पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट 79 से लेकर 80% है। ठीक है, पेशेंट को रात को सोते हुए थोड़ा दिक्कत आती है, मतलब उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, खांसी वगैरह आती है। ठीक है ना, यहाँ पेशेंट को हल्के हल्के साइन एंड सिम्टम नजर आ रहे हैं। जब भी पेशेंट येलो जोन में हाई कोई एक्टिविटी कर रहा है या फिर हैवी एक्टिविटी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तब उसको यहाँ अस्थमा के सिम्टम्स या अटैक आएंगे। तीसरा आता है हमारा ग्रीन जोन। ये बहुत ही खतरनाक जोन होता है जिससे पेशेंट को बहुत ही डिस्निया कंडीशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत सीटी वाली आवाजें आती है जब भी वो सांस को बाहर छोड़ता है, और पेशेंट यहाँ कोई भी एक्टिविटी ढंग से नहीं कर पाता, यहाँ तक कि पेशेंट ढंग से बात भी नहीं कर पाता है, ढंग से चल भी नहीं पाता है। ठीक है, और जो उसका एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है उसको अगर हम नापते हैं तो 50 से बहुत ही कम होता है, मतलब पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। तो इस तरह से हमने पेशेंट को यहाँ कैटेगराइज किया है। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को दवाइयां यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह की दवाइयां आती है अस्थमा के पेशेंट के लिए, दमा के पेशेंट के लिए। पहले आती है शॉर्ट टर्म रिलीवर मेडिसिन, ऐसी दवाइयां जो तुरंत ही अपना एक्शन दिखाएंगी। ठीक है, फिर आती है लॉन्ग टर्म कंट्रोलर्स, ऐसी मेडिसिन जो लंबे टाइम तक पेशेंट को रिलीफ देंगी अस्थमा से। पहला हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट टर्म। देखो इसके नाम में पता लग रहा है शॉर्ट टर्म, मतलब ये जो दवाई जैसी पेशेंट लेगा ना तो ये इसका एक्शन जो होगा फटाफट होगा। सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया है, उसको अस्थमा का अटैक आ रखा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम आप उसको लॉन्ग टर्म मेडिसिन दोगे, क्योंकि मेडिसिन अपना काम बहुत स्लो करती है। ठीक है, पेशेंट को रिलीफ बहुत कम मिलेगा इसमें और बहुत लंबे टाइम बाद मिलेगा। तो उस दौरान आपको क्या करना है, जब पेशेंट को अस्थमा अटैक आया है तो आपको उसको इमीडिएट मतलब तुरंत ही एक्शन करना है, उसको उस टाइम ही उसको सिम्टम्स से रिलीफ करवाना है। तो उस टाइम उसको हम शॉर्ट टर्म मेडिसिन देते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ अपना एक्शन 5 मिनट के अंदर कर देती है। बट इनका एक डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट को बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ रिलीफ मिलता है, सिर्फ 4 से 6 घंटे के लिए पेशेंट के सिम्टम्स नहीं आते। ठीक है, फिर दोबारा उसको अस्थमा आ जाता है। तो ये एक्शन तो तुरंत कर देती है, 5 मिनट के अंदर अपना काम कर देगी, पेशेंट को जो रिलीफ देगी वो कम टाइम के लिए देगी, 4 से 6 घंटे के लिए देगी। ठीक है, जैसे कि इसमें दवाई पहले आती है बीटा 2 शॉर्ट टर्म एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है,
एगोनिस्ट मतलब क्या है, ये किसी की हेल्प कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है, बीटा 2 रिसेप्टर की हेल्प कर रहा है। जो हमारा एयर पैसेज होता है, जो हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूस होते हैं, उनमें बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर क्या करते हैं, हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूस को खोलने का काम करते हैं, मतलब उनको चौड़ा करते हैं, उनको वाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एगोनिस्ट, अगर जब बीटा 2 रिसेप्टर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट मेडिसिन देते हैं, जो कि उसके जगह जाके काम करेंगे और हमारे जो नलियां हैं हमारे लंग्स में, एयर पैसेज है, उनको चौड़ा कर देंगे, उनको खोल देंगी, ठीक है, ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो सांस को लेने में और छोड़ने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को रोक रहा है। इसके एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए मैंने, पहला है एल्बिट्रोल, दूसरा है लिविबिट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट दवाई आती है एंटीक्लोनेरेजिक्स और एंटी मस्कैरिन, ठीक है। इसी का दूसरा नाम एंटी मस्कैरिन भी है। एंटीक्लोनेरेजिक को हम एंटी मस्कैरिन बोलते हैं। एंटी मतलब, देखो एंटी मतलब क्या है, ये किसी के अगेंस्ट काम कर रहा है, ये किसी चीज को रोक रहा है। किस चीज को रोक रहा है, एक न्यूरोट्रांसमीटर या फिर एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं एस्टाइल कोलिन। ये एस्टाइल कोलिन क्या करता है, हमारी जो ट्यूब्स होती है, जो हमारे एयर पैसेज होता है, उसको वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, ठीक है, उसमें ब्रोंकोस्पाज्म लेके आता है। मतलब ये हमारा जो स्मूथ मसल्स है उसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट करवाता है, उसमें नैरोनेस करवाता है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो यहाँ पर हम एस्टाइल कोलिन को ऐसा करने से रोक रहे, इसलिए कौन सी दवाई दे रहे हैं हम, एंटीक्लोनेरेजिक दवाई दे रहे हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, एंटी मस्कैरिन, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्मूथ मसल्स है हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूस, उनके इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन को, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को रोकेगा, ठीक है, और उसको डायलेट कर देगा। इसका एग्जांपल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तीसरी मेडिसिन आती है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी में जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूस है उसमें स्वेलिंग को कम करता है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन को कम करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या करता है, जो म्यूकस बन रहा है पेशेंट के, जो खांसी बलगम बन रहा है, उसको भी रोकता है, ठीक है ना। तो पेशेंट को हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे जो एंटी इन्फ्लामेटरी काम करेगा। इसको हम ओरल रूट में या फिर इंट्रावीनस रूट में दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिए है वो ओरल के दिए, जैसे कि प्रिडनासोन, मिथाइलोप्रिडनासोन। ज़्यादातर जो दमा के पेशेंट होते हैं, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, वो दवाई को अंदर कैसे लेते हैं, या तो वो लेते हैं इनहेलेशन रूट से। उनके पास एक पंप होता है, उसको मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं, ठीक है। उस पंप के अंदर जैसे वो पंप करेगा तो उसके अंदर कितनी डोज में दवा अंदर जानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग जाती है। या पेशेंट इन दवाइयों को ओरल रूट से भी ले सकता है, इंट्रावीनस रूट से भी ले सकता है, बट ज़्यादातर पेशेंट इन दवाइयों को पंप के थ्रू लेते हैं, इनहेलेशन रूट से लेते हैं, और या फिर नेबुलाइजर जो मशीन आती है उसके थ्रू लेते हैं, ठीक है। भाप के थ्रू कहाँ जाएगा, ये हमारे लंग्स में जाएगा, बाकी हमारे ब्लड में नहीं जाएगा। इसलिए इनके सिम्टम्स से पेशेंट में कम ही नजर आते हैं, क्योंकि ये हमारे सिर्फ लंग्स वाले पार्ट में गया है, हमारे सिस्टमिक पार्ट में गया है, ब्लड में नहीं गया है, ठीक है ना। तो पेशेंट में सिम्टम्स भी कम आते हैं अगर हम पेशेंट को दवाई इनहेलेशन रूट से देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लंग्स में जाएगा, ब्लड में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो पेशेंट में सिम्टम्स भी कम आएंगे। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म कंट्रोलर्स। ऐसी दवाइयाँ जो पेशेंट को लंबे टाइम के लिए लेनी पड़ सकती है। अगर पेशेंट को पूरी तरह से आराम चाहिए अपने साइन एंड सिम्टम्स में, तो इन दवाइयों को पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, ताकि उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ हो अस्थमा से, ठीक है। इनका नाम लॉन्ग टर्म क्यों पड़ा, क्योंकि ये दवाइयाँ ना बहुत स्लो अपना एक्शन करती है, उनका मैकेनिज्म एक्शन बहुत स्लो है, बट ये पेशेंट को बहुत ही लंबे टाइम के लिए आराम देती है, जैसे कि 12 से लेकर 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये दवाइयाँ अपना एक्शन स्लो करती है, बट पेशेंट को लंबे टाइम के लिए क्या देती है, आराम देती है, इसलिए इनका नाम है लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिसिन, ठीक है। इनको पेशेंट क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए लेता है, ताकि वो उसको छुटकारा मिले उस अस्थमा के लक्षणों से, ठीक है, उस अस्थमा के साइन एंड सिम्टम से। पहली आती है यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट। यहाँ पर ये बीटा वाला है, बट ये कैसी है, लॉन्ग एक्टिंग है। तो ये यहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूस को डायलेट करने में, ताकि वो चौड़ी हो जाए, वाइड हो जाए, और पेशेंट को अच्छे से सांस अंदर आ सके और बाहर भी छोड़ सके। इसके एग्जाम्पल है साल्मिट्रोल, फॉर्मिट्रोल, ठीक है, लाबाज। नेक्स्ट आता है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो यहाँ पर जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जो सूजन को कम कर रहा है, यहाँ पर जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूस में सूजन को कम कर रहा है, उसको हम इनहेलेशन रूट के थ्रू देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है फ्लूटिकाजोन, प्रोपेनेट या फिर बिडनोसाइड। ध्यान रखना, जब भी हम पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग देते हैं तो उसको हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट मिला के देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम बीटा मेडिसिन को और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को उनका मिक्सचर बना के तब पेशेंट को देते हैं, तो वो अच्छा इफेक्टिव वे में काम करता है।
नेक्स्ट है यहाँ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का ध्यान रखना कि ये किसी चीज को रोक रहा है। किस चीज को रोक रहा है? ल्यूकोट्राइन को रोक रहा है। आपको ध्यान होगा, मैंने पैथोफिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया था कि जब मास्ट सेल फटता है उस टाइम एक केमिकल निकलता है। उस टाइम बहुत सारे केमिकल निकलते हैं, हिस्टामिन निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है, ल्यूकोट्राइन निकलता है। ये ल्यूकोट्राइन क्या करता है? हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है, जो हमारे ट्यूब्स होते हैं, वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ठीक है, यही क्या करता है? ब्रोंकोस्पाज्म और इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? ऐसी दवाइयां दे रहे हैं जो कि इस ल्यूकोट्राइन को रोकेगा। जब मास्ट सेल फटता है तो उस टाइम ल्यूकोट्राइन में निकलता है जो कि इन्फ्लामेशन कॉज कराता है हमारे ईयर पैसेज में। तो ऐसी दवाइयां जो इस ल्यूकोट्राइन को रोकेगा, तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे रहे हैं जो उसको जुड़ने से रोकेगा। ये इसको जुड़ने नहीं देगा हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल पे, क्योंकि अगर हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल जुड़ जाएगा तो वहां पर ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन उसको नैरो कर देगा, तो उसको रोकना है। एग्जाम्पल मोंटेल्यूकास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर, यहां पर हम मास्ट सेल को फटने नहीं दे रहे, स्टेबलाइज करके रख रहे हैं। देखो, अगर पेशेंट को अस्थमा अटैक आ चुका है, ठीक है, उसके अंदर सिम्टम आ रहे हैं, मतलब पेशेंट को सीवियर अस्थमा अटैक आ चुका है, उसको सांस नहीं आ रही, मतलब उसका मास्ट सेल फट चुका है, तभी तो उसके अंदर केमिकल रिलीज हो गए, उस केमिकल की वजह से उसको सिम्टम आ रहे हैं। जब पेशेंट को डायग्नोस हुआ है कि उसको अस्थमा है, ठीक है, और पेशेंट के हल्के हल्के सिम्टम्स है अस्थमा के, उस टाइम आप पेशेंट को कौन सी दवाई दोगे? मास्ट सेल दोगे, ताकि मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन फॉर्म में ना जाए, ताकि मास्ट सेल फटे ना। क्योंकि जब मास्ट सेल फटता है तो बहुत सारे केमिकल बॉडी में रिलीज होते हैं, तो उस चीज को हम रोक रहे हैं। ठीक है, उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, मास्ट सेल को फटने से, डीग्रेनुलेशन होने से बचा रहे हैं। उसका नाम है दवाई का क्रोमिलिन सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग इनहिबिटिंग आईजी एक्शन। ऐसी दवाई जो एंटीबॉडी के एक्शन को रोक देगा, क्योंकि ये आईजी एंटीबॉडी जो हमारी इम्यून सेल से बनता है वो मास्ट सेल पे अटैच होता है। ठीक है, तो हम एंटीबॉडी को रोक रहे हैं। जब एंटीबॉडी एंटीजन मिलेगा ही नहीं तो केमिकल्स कैसे रिलीज होंगे? ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? आईजी जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है उनको रोक रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी के इम्यून सेल्स को सप्रेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल है ओमलाजम। अगर ध्यान रखना, अगर पेशेंट को इन सब ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हुआ, ठीक है, वैसे तो जो अस्थमा का जो दमा की बीमारी है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती है। अगर पेशेंट को इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद भी कोई उसमें सिम्टम, मतलब उसका रिलीफ नहीं हो रहा है, पेशेंट को बिल्कुल भी आराम नहीं है, उसमें लगातार अस्थमा के सिम्टम आए जा रहे हैं, एट द लास्ट हम क्या करेंगे? ब्रोंकल थर्मोप्लास्टी करते हैं। ये बहुत ही कम पेशेंट में ऐसा देखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट को मेडिसिन से आराम मिल जाता है। बहुत ही कम केसेस में ब्रोंकल थर्मोप्लास्टी करनी पड़ती है अगर पेशेंट को मेडिसिन से कोई भी आराम नहीं मिला है। ठीक है, उसको भाप दे रहे हैं, उसको कोई आराम नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट में ब्रोंकल थर्मोप्लास्टी करेंगे। ठीक है, ब्रोंकल थर्मोप्लास्टी में क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल जो वायर होता है वो हम पेशेंट के लंग्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये पेशेंट को हर हफ्ते में बुलाते हैं। कई बार हम अपर लोब की करते हैं, कई बार हम लोअर लोब की करते हैं, कई बार हम मिडिल लोब की करते हैं। ठीक है, तो इसको पेशेंट में बुलाते हैं। ये बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसमें पेशेंट के नाक से या फिर उसके माउथ से एक ट्यूब के अंदर डाल देंगे, उस ट्यूब से बाहर कैथेटर जो जुड़ा होगा। ठीक है, उस कैथेटर से हम पेशेंट को एनर्जी देंगे, हल्की हल्की एनर्जी देंगे, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। जैसी वो एनर्जी अंदर इन ब्रोंकाई, इन मसल्स में जाएगी तो जो मसल्स में स्वेलिंग हो रही है ना उसको कम कर देगी, मतलब इसकी थिकनेस को कम कर देगी। अगर इन ट्यूब्स में जो स्वेलिंग है, इन थिकनेस है, वो कम हो जाएगी तो ये ट्यूब्स पतली हो जाएंगी। ठीक है, ये ट्यूब्स जैसी पतली हो जाएंगी तो ये अपना आप ही डायलेट हो जाएंगी, क्योंकि अभी ट्यूब पतली हो चुकी है तो ये अब ब्रोंकोस्पाज्म में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि इनका साइज जो है वो हमने एनर्जी हीट के थ्रू कम कर दिया है। तो ये पतली होने के बाद इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इनमें ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा और पेशेंट में कोई भी अस्थमा के सिम्टम नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरह से मैनेज करते हैं। या फिर उसको अगर और भी दिक्कत हो रही तो आप उसको ऑक्सीजन दे सकते हो, उसको भाप दे सकते हो, नेबुलाइजर दे सकते हो, या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड या बीटा-2 एगोनिस्ट को मिला के पेशेंट को दे सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन एट द लास्ट हम करते हैं जब पेशेंट को किसी चीज़ से रिलीफ नहीं मिलता है। सो नेक्स्ट हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा और दमा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट रहेंगे अस्थमा के पेशेंट के लिए? पहला है यहाँ पर मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ एंड एफर्ट। वैसे तो आपको पेशेंट के सारे वाइटल साइन को मेंटेन करना है, बट आपको स्पेशली यहाँ फोकस किस पे करना है? रेस्पिरेटरी रेट पे, कि पेशेंट किस तरह से सांस ले रहा है, उसकी डेप्थ कितनी, रेस्पिरेशन कितनी गहराई से सांस ले रहा है, क्या उसको कोई एफर्ट लगाना पड़ रहा है सांस लेने में। ठीक है, इसके अलावा मेंटेन पेटेंट एयरवे। आपको ध्यान रखना है कि आपको पेशेंट का एयरवे को मेंटेन करके रखना है। ठीक है ना, तो इसमें आपको पेशेंट का वाइटल साइन लेना है और उसके रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ को मेंटेन करना है। इसके अलावा पेशेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसके लंग से कोई ब्रीथिंग साउंड तो नहीं आ रही है, उसको डिफिकल्टी तो ब्रीथिंग नहीं हो रही है, साइनोसिस की कंडीशन तो नहीं आ रही है, वो सारा आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो एसएस ऑक्सीजन सैचुरेशन, SpO2 प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। पेशेंट का SpO2 लेवल को मेंटेन मतलब मॉनिटर करना है, किससे? पल्स ऑक्सीमीटर से। अगर पल्स ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन का
नीचे आ रहा है 85 to 100 के बीच में नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है, तो आपको पेशेंट को बाहर से एडिशनल ऑक्सीजन देना है। जैसे कि आप उसको नेजल कैनुला के थ्रू या फिर ऑक्सीजन के मास्क के थ्रू आप पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हो। ध्यान रहे हमेशा जो ऑक्सीजन दे पेशेंट को वो ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन दे। आपने देखा होगा छोटा सा ग्लास होता है आईसीयू के अंदर, इसमें ऑक्सीजन वगैरह पेशेंट को देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन बिल्कुल ड्राई फॉर्म में ना जाए, हल्का बहुत उसमें लिक्विड, हल्का बहुत उसमें ह्यूमिडिफाई रहे। ठीक है, तो पेशेंट को आपको एडिशनल जो है ऑक्सीजन मास्क के थ्रू या फिर नेजल कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन देना है। नेक्स्ट यहाँ प्लेस द पेशेंट अपराइट हाई फॉवलर पोजिशन फॉर लंग एक्सपेंशन। ठीक है, उसके लंग अच्छे से एक्सपेंड हो सके पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, पेशेंट को आपको अपराइट पोजीशन देनी है। अपराइट पोजीशन को हम हाई फॉवलर पोजीशन ही बोलते हैं, जिसमें पेशेंट के बेड को 90 डिग्री एंगल पे कर देते हैं। तो पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से आपको उसको अच्छी पोजीशन देनी है, सेमी फॉवलर या फिर हाई फॉवलर पोजीशन देनी है। ठीक है, ताकि उसके लंग्स अच्छे से एक्सपेंड हो सके और पेशेंट ढंग से सांस ले सके। नेक्स्ट देखो, रिड्यूस एक्सपोजर टू एलर्जेंस। ठीक है, पेशेंट को हमेशा पेशेंट को टीच करना है कि भाई आपको जिस चीज से भी एलर्जी हो रही है, चाहे वो धूल मिट्टी हो, कुत्ते बिल्ली के बाल हो, डेंडर हो, पोलन ग्रेन हो, प्रदूषण हो बाहर, ठीक है, स्मोक हो, या फिर ठंडा इन्वायरमेंट हो, या फिर स्ट्रेस हो, इमोशन हो, उस चीज से आपको अपने आप को दूर रखना है, कम से कम उस जगह जाना है। ठीक है ना, तो पेशेंट को आपको टीच कराना है कि जो इस चीज से भी आपको एलर्जी हो रही है आपको उस चीज से दूर रहने की कोशिश करना है। नेक्स्ट देखो, एसेस द पेशेंट पीक फ्लो। ठीक है, एक छोटा सा डिवाइस आता है जिसमें हम पेशेंट का पीक फ्लो नापते हैं, मतलब वो सांस को कितना बाहर छोड़ पा रहा है और कितनी जल्दी छोड़ पा रहा है। ठीक है, तो वो पेशेंट का 85 से 100 में मेंटेन करना चाहिए। अगर पीक फ्लो पेशेंट इतना मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो आप उसको ब्रीथिंग टेक्निक सिखाओगे। जो वो पंप को यूज कर रहा है, क्या वो उस पंप को ढंग से यूज कर रहा है। अस्थमा के पेशेंट के पास एक पंप होता है जिसे मेडिसिन होती है, जिसको हम मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं। उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है वो पेशेंट को आप सिखाओगे, और कितने टाइम में उसको यूज करना है। जब भी अस्थमा का अटैक आए तो उसका तरीका क्या है यूज करने का। नेक्स्ट देखो, एनकरेज इन डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को ना एनकरेज करो, उसको टीच करो कि भैया डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, आप उसको डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताओ, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग बताओ, जिसमें होंठों को दबा के, लिप्स को हम दबा के सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसको ये टेक्निक बतानी है। खांसी को एकदम जोर से नहीं करना, खांसी को किस तरह से करना है उसकी एक्सरसाइज ही पेशेंट को बतानी है, ताकि जो बलगम हो वो इजीली बाहर आ जाए। नेक्स्ट देखो, एनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। पेशेंट को ओरल फ्लूइड लेने के लिए बोलना है। ठीक है, गुनगुना पानी लेने के लिए बोलना है, क्योंकि जितना पेशेंट की बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, जितना पानी जाएगा उतना जो बलगम छाती में जमा हुआ है वो पतला होकर जल्दी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और पेशेंट को खांसी करने में भी ईजी रहेगा और बलगम को निकालने में ईजी रहेगा। अगर पेशेंट ओरली कुछ नहीं ले पा रहा है तो उसको हम बाहर से आईवी फ्लूइड्स देंगे। ठीक है, ताकि उसकी बॉडी में पानी रहे, हाइड्रेटेड रहे बॉडी, और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी कम ना हो। नेक्स्ट देखो, एडमिनिस्टर मेडिकेशन। जो डॉक्टर ने उसको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है उसको टाइम टू टाइम पेशेंट को देना। नेक्स्ट देखो, मेंटेन हेल्दी वेट। हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पेशेंट बहुत अधिक मोटे होते हैं, जिनका वेट हेल्दी नहीं होता है, उनको ज़्यादा रिस्क होता है अस्थमा आने का। ठीक है, उनको आगे एज में आगे चल के उनको रिस्क होगा अस्थमा के अटैक आने का। तो अपना वेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा एक्सरसाइज करो, बट ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी क्या होता है, अस्थमा के अटैक होते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज कब करना चाहिए, जब इन्वायरमेंट ठंडा ना हो, और ड्राई इन्वायरमेंट में कभी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठंड के मौसम में एक्सरसाइज को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक योगा एंड मेडिटेशन। पेशेंट को योगा टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, जो योगा है उससे अस्थमा में बहुत ज़्यादा फायदा देखा गया है। इसके अलावा मेडिटेशन क्यों जरूरी है, ताकि पेशेंट को स्ट्रेस ना हो। बहुत लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उसके कारण उनको अस्थमा के अटैक आते हैं। तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस को दूर करने के लिए पेशेंट को मेडिटेशन करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, इन्फ्लुएंजा न्यूमोकोकल वैक्सीन टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। खासकर छोटे बच्चों में हमें इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन के टीके लगवाने हैं टाइम टू टाइम, ताकि उनको सर्दी खांसी जुकाम जल्दी जल्दी ना हो। ठीक है, जिन बच्चों को जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम होता है उनको आगे चल के अस्थमा होने का खतरा बढ़ जाता है, तो ये बताना है। नेक्स्ट है, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। अस्थमा के कोई बाकी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहे, उसको कहीं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी फेलियर तो नहीं हो रहा, उस सबको देखना है। और अच्छा डाइट पेशेंट को देना बहुत जरूरी है, जिसमें विटामिन डी और ओमेगा फैटी एसिड हो, और हरी पत्तेदार सब्जियां पेशेंट को देना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये थे नर्सिंग मैनेजमेंट अस्थमा के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब को जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।